हेलो दोस्तों, मेरा नाम उमर अब्दुल्ला एंड आप देख रहे हैं किंग उमर। आज का जो टॉपिक है ना बड़ा मजेदार है। आज का जो सवाल है ना बहुत ही मजेदार है और उससे ज्यादा मजेदार है उसका आंसर। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले, कि आप किसी भी क्लास में हो, एमएससी में हो, बीएससी में हो, 12th में हो, 11th में हो, 7th में हो, 8th में हो, 6th में हो, किसी भी क्लास में हो, आपको ये वाली वीडियो समझ में आ जाएगी। इतना अच्छा एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। शुरू पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या है और फिर उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये है, समझिए एक आइसोलेटेड सिस्टम है, उसमें दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, एक का मास है 1 kg, दूसरे का मास है 10 kg और एक बॉल है। क्वेश्चन ये है, जब ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे की ओर मूव कर रहे हैं तो एक टाइम आएगा जब ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। और जब ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, ये वाला ऑब्जेक्ट पीछे की ओर भागेगा और ये वाला ऑब्जेक्ट उधर की ओर भागेगा। तो जब ये वाला ऑब्जेक्ट इधर की ओर भागेगा, ये वॉल से टकराएगा, तो वॉल से टकराएगा, फिर से ये उधर की ओर भागेगा, फिर जाके ये उससे टकराएगा, फिर ऐसे ही इससे वापस आके टकराएगा। तो ऐसे साइकिल कंटिन्यू रहेगी। कब तक कंटिन्यू रहेगी? जब तक एक टाइम ये जब ऐसा टाइम आएगा जब ये वाला ऑब्जेक्ट जब वॉल से टकरा के इधर इसकी ओर बढ़ रहा होगा, इसकी वेलोसिटी इस वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इससे तेज होगी। मतलब ये वाली वेलोसिटी इस वेलोसिटी से तेज होगी। तो यानी कि ये वाला ऑब्जेक्ट कभी इसके पास पहुंच ही नहीं पाएगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी तेज है, कोलिजन हो ही नहीं पाएगा। तो वही सवाल है कि कितने कोलिजन इन लोग के बीच में पॉसिबल है एक आइसोलेटेड सिस्टम में। और मजेदार बात ये, यहाँ पे 10 kg का मास, अगर यहाँ पे 100 kg का मास होता तो क्या होता, 1000 kg का मास होता तो क्या होता, तो कितने कोलिजन होते हैं। तो जो नंबर आएगा ना बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर आता है, तो उसी नंबर पे आज हम लोग बात करेंगे। और तो चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो आप किसी भी क्लास में आप आज का टॉपिक समझ जाएंगे बिल्कुल। तो पहले मैं बता दूं आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है कि जिसमें ऑब्जेक्ट के सिवा कुछ ना हो। मतलब ये एक ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट और एक वॉल, इन तीनों के अलावा और कोई भी चीज नहीं है, ना एयर है ना फ्रिक्शन है, कुछ भी नहीं है, एक वैक्यूम बना हुआ पूरा। एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट और एक वॉल है। तो ठीक है, इसे बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें जो ऑब्जेक्ट मेंशन है उनके अलावा और कोई भी ऑब्जेक्ट ना हो। ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें एयर फ्रिक्शन कुछ नहीं है। तो चलिए हम लोग कोलिजन को फाइंड करना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में क्या चीज जानते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि जब ये ऑब्जेक्ट इससे टकराएगा और जब ये वाला ऑब्जेक्ट इससे टकराएगा, ये कुछ एनर्जी इसको देगा और ये कुछ एनर्जी इसको देगा, मतलब एनर्जी का एक्सचेंज होगा। लेकिन जो टोटल एनर्जी रहेगी तो सेम ही रहेगी। मतलब ये है कि इसने कुछ एनर्जी अपनी इसको दी, इसने कुछ एनर्जी अपनी इसको दी, ठीक है। लेकिन जो टोटल दोनों की एनर्जी है, दोनों आपस में चेंज कर रहे हैं ना, तो अगर टोटल देखेगा तो सेम ही रहेगी ना। इंडिविजुअल कभी चेंज हो जाए, कभी इसकी बढ़ेगी, कभी इसकी घटेगी, कभी इसकी बढ़ेगी, कभी इसकी घटेगी। लेकिन अगर दोनों को मिला के देखेंगे तो दोनों की एनर्जी हमेशा सेम ही रहेगी। और इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, की एनर्जी कांस्टेंट रहेगी आइसोलेटेड सिस्टम में। ठीक है, ये चीज हम लोग जानते हैं, हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जानते हैं। और क्या चीज जानते हैं, एक चीज होता है अमाउंट ऑफ मोशन। चलिए अमाउंट ऑफ मोशन क्या होता है। अमाउंट ऑफ मोशन ये होता है कि आप समझिए एक दो रोड है, इस पे कार चल रही है 100 किलोमीटर पर आवर से, और दूसरी रोड पे ऐसी 10 कारें चल रही हैं 100 किलोमीटर पर आवर से। तो किस पे ज्यादा पॉपुलेशन है? ऑफकोर्स सेकंड रोड पे। किस पे ज्यादा मोशन हो रहा है? सेकंड ही रोड पे ज्यादा मोशन हो रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन वहां ज्यादा है, ज्यादा वहां पे मास है, तो वहां पे मोशन भी बहुत ज्यादा हो रहा है और स्पीड दोनों की बराबर ही है, 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर। तो कोई देखेगा ऑफकोर्स यही बोलेगा कि दूसरे रोड पे ज्यादा मोशन हो रहा है, ज्यादा लोगे तो ज्यादा मोशन होगा वहां पे। ठीक है, तो मतलब अमाउंट ऑफ मोशन है वो किस पे डिपेंड करता है, वो मास पे डिपेंड करता है। और एक और चीज है, अगर यहाँ पे 10 कार नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ एक ही कार होती, और जो एक कार होती वो 200 किलोमीटर पर आवर से, मतलब 200 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही होती, तो बताइए किसमें ज्यादा मोशन होता। ऑफकोर्स दूसरे में ज्यादा, जो कार तेज मूव कर रही है वो ज्यादा तेज मूव कर रही है, उसमें ज्यादा मोशन हो रहा है तभी तेज मूव कर रही है। तो दूसरे रोड पे जिसपे 200 किलोमीटर पर आवर से चल रही है कार, और पहले रोड पे जिसपे 100 किलोमीटर पर आवर से कार चल रही है, तो दूसरे रोड पे ज्यादा मोशन हो रहा है, क्योंकि एक मिनट में वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, उसकी वेलोसिटी ज्यादा है पहले वाले के मुकाबले। तो मतलब अमाउंट ऑफ मोशन दो चीज पे डिपेंड करता है, एक मास पे और दूसरा वेलोसिटी पे अमाउंट ऑफ मोशन डिपेंड करता है। जहां पे जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी वहां उतना ज्यादा मोशन होगा, जहां पे जितनी तेज वेलोसिटी होगी वहां पे उतना अधिक ऑब्जेक्ट मूव करेगा, वहां पे उतना तेज उतना ज्यादा मोशन होगा। अमाउंट ऑफ मोशन को मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। और इसी अमाउंट ऑफ मोशन को हम लोग बोलते हैं मोमेंटम। इसको मोमेंटम बोलिए, अमाउंट ऑफ मोशन बोलिए, कुछ भी बोलिए। तो देखिए, जब ये ऑब्जेक्ट इन दोनों आपस में लड़ेंगे, इन दोनों का मास कांस्टेंट ही, मतलब इसका 1 kg इसका 10 kg है। जब लड़ेंगे तो इन लोगों की वेलोसिटी चेंज होगी, या फिर इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी या फिर घटेगी। अगर बढ़ेगी इसकी वेलोसिटी तो तेज मूव करने लगेगा, मतलब मोशन ज्यादा होगा। अगर घटेगी तो कम मूव करने लगेगा, धीमे मूव करेगा। सिमिलरली अगर इसकी वेलोसिटी बढ़ी ये तेज मूव करेगा, कम हुई धीमी हुई धीमे मूव करेगा, मतलब इसका अमाउंट ऑफ मोशन कम हो जाएगा। लेकिन अगर टोटल देखेंगे, दोनों को मिला के देखेंगे, तो
ये दोनों आपस में टकरा रहे हैं, जब इसकी वेलोसिटी कम होगी तो इसकी बढ़ जाएगी, जब इसकी कम होगी तो इसकी बढ़ जाएगी, तो मतलब टोटल अमाउंट ऑफ मोशन तो सेम ही रहेगा इन दोनों का। तो मतलब अमाउंट ऑफ मोशन यानी कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा, टोटल मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे इस वॉल का, ये वॉल भी तो है, तो सोचिए जब ये ऑब्जेक्ट इससे लड़ेगा तो ये तो कुछ, ये वॉल है, वॉल तो मूव करेगी नहीं, बहुत बड़ी होती है वॉल, इसका इफेक्ट नेग्लिजिबल होगा, मतलब ये कोई मोशन करेगी नहीं, तो अमाउंट ऑफ मोशन तो निकाल नहीं सकते, कुछ मोशन ही नहीं करेगी, इसकी वेलोसिटी जीरो है, इसका अमाउंट ऑफ मोशन जीरो होगा। ये वॉल का क्या काम है, वॉल का सिर्फ इसकी डायरेक्शन चेंज करना है, मतलब ये ऑब्जेक्ट जब आके इससे लड़ेगा ये फिर ये लड़ने के बाद इधर की ओर मूव करने लगेगा, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा, वॉल से लड़ने के बाद पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। तो हम वॉल का सिर्फ इतना ही काम है, और इसका मोमेंटम से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये मूव कर नहीं रही तो अमाउंट ऑफ मोशन है नहीं इसमें, तो इसका मोमेंटम निकालेंगे नहीं, तो इसीलिए इन दोनों के मोमेंटम की सिर्फ बात करेंगे, इन दोनों की एनर्जी की सिर्फ बात करेंगे, और इन दोनों की एनर्जी कंजर्व है, इन दोनों का मिला के अमाउंट ऑफ मोशन भी कंजर्व रहेगा। तो हम लोग ने आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में दो चीज जानी कि अमाउंट ऑफ मोशन यानी कि मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व रहती है, ठीक है, एनर्जी कंजर्व रहती है। तो पहले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है हाफ m1 v स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर। ये क्या रहती है, ये कांस्टेंट रहती है, हमेशा सेम रहती है। ये पहले ऑब्जेक्ट की एनर्जी है, दूसरे ऑब्जेक्ट की एनर्जी है, जब दोनों लड़ेंगे तो इंडिविजुअली भले चेंज हो जाए, लेकिन दोनों को जो मिला के जो इफेक्ट आएगा वो हमेशा सेम ही रहेगा। दोनों को मिला के दोनों की एनर्जी देखेंगे तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, हमेशा दोनों की एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इसका मतलब ये होता है। अगर आपको फिर भी ये समझ में नहीं आया तो मैं इसे और आसान भाषा में समझा देता हूँ कि इसका क्या मतलब है। अगर हम लोग इसको x मान लें, x स्क्वायर मान लें, मतलब हाफ m1 v1 2 को अगर हम लोग स्क्वायर को अगर हम लोग x स्क्वायर मान लें, इसको x स्क्वायर मान लें हाफ, और दूसरे वाले को y स्क्वायर मान लें, और कांस्टेंट को हम लोग r स्क्वायर मान लेते हैं, तो ये इक्वेशन बन गई, ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। अब अगर इसको हम लोग 2 को उधर भेज देते हैं, r की तरफ भेज देते हैं, क्या हो जाएगा, ये 2 को अगर हम इधर भेज दें 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 2r स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अगर हम इसको और अच्छे से लिखें ऐसे लिख सकते हैं √2r का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, √2r का होल स्क्वायर। अगर हम लोग इस क्वांटिटी को मान लेते हैं, समझिए मान लीजिए a, इसको मान लीजिए a का स्क्वायर मान लिया, मतलब 2r का होल स्क्वायर को हम लोग ने a स्क्वायर मान लिया, आसान लिखा ताकि लिखने में आसानी हो, इसलिए हमने मान लिया, बार बार इतना लंबा लंबा लिखना पड़ता। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और ये इक्वेशन आपने कहाँ देखी, ये आपने इक्वेशन जरूर देखी होगी। इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, आपने कोई ऐसी इक्वेशन सुनी होगी, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग उसको बोलते हैं। यहाँ पे बेस और हाइट का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यानी कि जो ये इक्वेशन है हाफ एम वी स्क्वायर, ये क्या बताना चाहती है, ये बताना चाहती है कोई ऐसा शेप बन रहा है, यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और a स्क्वायर, मतलब x और y चेंज हो सकता है लेकिन a स्क्वायर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये हमेशा वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ये बताना चाहती है। लेकिन x और y चेंज हो सकता है, तो कितनी वैल्यू पॉसिबल, किस तरह की चेंज हो सकती है, तो हमें कोई ऐसा शेप बताना है जिसमें ये चीज कांस्टेंट रहे और ये दोनों चीज चेंज हो। चलिए और अच्छे से समझते हैं इसको कि ये सपोज करिए कि ये ग्राफ क्या होता है, आप नंबर लाइन देखिए, इस पे नेगेटिव एक्सिस होता है, एक पॉजिटिव एक्सिस होता है, इसी को बस आप वर्टिकली बना लीजिए, मतलब इस पे दो वैल्यू प्लॉट कर सकते हैं, उसे हम लोग ग्राफ बोलते हैं, प्लस और माइनस, ठीक है। तो मैंने एक ट्रायंगल बनाया था x और ये था y, ठीक है, ये x है और ये y है और ये x है, ठीक है, ये प्लस है, प्लस और ये था a। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या बताती है, पाइथागोरस थ्योरम बताती है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ये हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम बताती है। लेकिन हम लोग इसमें x और x स्क्वायर की वैल्यू, x स्क्वायर क्या था, x स्क्वायर था ये m1 प्लस v2 स्क्वायर, y स्क्वायर था m2 प्लस v2 y स्क्वायर, ये था उस इक्वेशन में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, ठीक है। तो इसमें x चेंज हो सकता है, y चेंज हो सकता है, लेकिन दोनों को मिला के ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो सोचिए अगर पहले की एनर्जी कम होगी तो मैंने कहा था दूसरे की एनर्जी बढ़ जाएगी, मतलब अगर x कम होगा, x अगर समझिए छोटा हुआ तो y और बड़ा हो जाएगा, मतलब ये वाली एनर्जी बढ़ जाएगी तो y और बड़ा हो जाएगा। शेप कैसा बनेगा, शेप थोड़ा और ऐसा बनेगा, ये बेस है, ये उधर गया,
ये कुछ ऐसे बन गया, मतलब थोड़ा और इसका स्लोप और ज्यादा होगा, ये थोड़ा और टिल्टेड बन गया। अगर x और कम होगा तो ये और ऐसे बनेगा, मतलब ये और ये और ऐसे बनता जाएगा, मतलब टेढ़ा 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 होता जाएगा। सिमिलरली अगर y कम हुआ, अगर सोचिए y कम हुआ, सोचिए अगर y कम हो तो क्या होगा, y कम होगा तो x ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, टोटल एनर्जी को कंजर्व रखना हम लोग को। हाँ, तो जब y कम होगा तो क्या होगा, y कम हुआ तो ये y है और ये x है, तो कैंसिल हुआ, ये x है और ये हो गया, थोड़ा स्टीप मतलब थोड़ा डाउन हो गया। और y कम हुआ तो ये और ऐसे हो जाएगा, और y कम हुआ तो ऐसे और ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ऐसे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, हम लोग प्लॉट कर सकते हैं x और y पे। थोड़ा अच्छा बना था वैसे, ऐसे बहुत सारे पॉइंट हम लोग प्लॉट कर सकते हैं एक्स और वाई को चेंज करके, मतलब लेकिन हम लोग ऐसा ही पॉइंट प्लॉट करना है जिसमें ए स्क्वायर कांस्टेंट रहे, मतलब ऐसे कितने पॉइंट हो सकते हैं इसमें ए स्क्वायर कांस्टेंट रहे। तो ये यहाँ पे ए स्क्वायर कांस्टेंट 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 कांस्टेंट, ये मतलब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, ऐसे करते करते एक शेप बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा ना। और सर्कल ही ऐसा शेप होता है जिसके सेंटर से सारे पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, मतलब कांस्टेंट डिस्टेंस पे होते हैं। यानी कि अगर आप x की वैल्यू चेंज करेंगे और y की वैल्यू चेंज करेंगे तो ऐसे शेप बनेगा। कभी आप यहाँ प्लॉट कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटीज है कितनी तरीके से आप x और y को चेंज कर सकते हैं, तो शेप बनेगा वो सर्कल बनेगा। और इसी को, और ये जो इक्वेशन होती है यही इसी इक्वेशन को हम लोग सर्कल की इक्वेशन बोलते हैं, इसी इक्वेशन को हम लोग सर्कल की इक्वेशन भी बोलते हैं। इसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल की इक्वेशन बोलते हैं। अगर इसको एक उधर लिया तो ये से बन जाएगा x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि ए इधर आ गया तो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सर्कल की इक्वेशन होती है, ये दोनों सेम ही है। जब आप एक को उधर भेज देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी, दोनों सेम है, ठीक है। तो इसी इक्वेशन को हम लोग सर्कल की इक्वेशन बोलते हैं। तो आप लोग बोल रहे हो चलो सर्कल तो आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझा दिया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सर्कल को रिप्रेजेंट करती है और इसी को हम लोग पूरा वीडियो में लेके चलेंगे। तो आप लोग बोल रहे हो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को समझा दिया, आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को कैसे समझाएंगे, चलिए उसको भी समझ लेते हैं। हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, m1 v2 प्लस v1 प्लस m2 v2, ये होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला। ये लोग क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो हम लोग ने पहली वाली इक्वेशन में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में x स्क्वायर को माना था m1 v1 का स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर को हम लोग ने माना था m1 और v1 का स्क्वायर, तो x क्या होगा, x होगा इतना अंडर रूट m1 v1, मतलब हम लोग ने स्क्वायर हटा दिया तो इससे स्क्वायर हट जाएगा और इस पे अंडर रूट लग जाएगा, इस पे कोई स्क्वायर है नहीं। सिमिलरली y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा m2 और v2, ये हो जाएगा y, ठीक है। तो हम लोग इसको इसको इसमें कैसे पुट कर सकते हैं, इसको ऐसे पुट कर सकते हैं, इसमें m1 अंडर रूट m1 into अंडर रूट m1 v1 प्लस अंडर रूट m2 अंडर रूट और v2 इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और ये क्या है, ये है x है और ये है y, ये था x का स्क्वायर, ये y का स्क्वायर, लेकिन ये x है और ये y है, ठीक है। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट m1 x प्लस अंडर रूट m2 y, ठीक है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और इसको कांस्टेंट पर हम लोग c मान लेते हैं। ये एक नई इक्वेशन बनी है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। अब इस इक्वेशन का मतलब क्या, चलिए समझते हैं। इसको हम लोग थोड़ा और अरेंज कर लेते हैं और अच्छे से अरेंज कर लेते हैं कि ऐसे लिख देते हैं y और ये सबको उधर भेज देते हैं, मतलब y इज इक्वल टू माइनस का अंडर रूट m1 अपॉन अंडर रूट m2 x प्लस c अंडर रूट m2, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम लोग चलिए समझते हैं, इस इक्वेशन का फील्ड क्या है, इस इक्वेशन का मतलब क्या है। मैं थोड़ा और ऊपर अच्छे से लिख लेता हूँ, और ऊपर अच्छे से लिख लेता हूँ। क्या इक्वेशन बनी थी, y इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस का अंडर रूट m1 अपॉन m2 x प्लस c अपॉन अंडर रूट m2, ये इक्वेशन बनी थी। चलिए पहले हम लोग कुछ देर के लिए इसको भूल जाते हैं, इसको भूल जाते हैं, सिर्फ इस पे फोकस करते हैं, इसका क्या मतलब होता है। और इसको हम लोग मान लेते हैं ये कांस्टेंट को, कोई भी चीज डिवाइड होगी वो आंसर कांस्टेंट ही आएगा हमेशा, ठीक है। हम लोग कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं, आंसर हमेशा कांस्टेंट आता है, ठीक है। तो अगर हम लोग ने इसको मान लिया b एक कांस्टेंट है स्टूडेंट, तो हम लोग ऐसे कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू अंडर रूट m1 अपॉन m2 x प्लस b,
बी कांस्टेंट है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग समझते हैं इसका क्या मतलब होता है। अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाए, सिर्फ इसको याद रखें y इज इक्वल टू एक्स को, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाए, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा ये इसका मतलब होगा कि x की जो वैल्यू वही y की वैल्यू होगी, मतलब ये दोनों की वैल्यू बराबर होगी, तो एक लाइन बनेगी, यानी कि ये लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू x। तो b क्या बताता है, अगर आपने इसमें b रख दिया, b इसका मतलब बताता है कि y स्टार्टिंग पोजीशन पे कहाँ रहेगा। अगर आप x को 0 रख देंगे तो b की कोई वैल्यू होगी, समझ लीजिए x को मान लीजिए 0, b को मान लीजिए 2, तो y कहाँ पे होगा, समझ लीजिए ये 2 है, इसको मिटा देता ठीक, ये बता दिए इंटरसेप्ट x 0 है 2, तो ये y ऐसे बनेगा, ये जो है ये y है, मतलब y पे कट कर रहा है, y ऑलरेडी 2 पे रहेगा। अब जितना भी गेम स्टार्ट होगा यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि b कांस्टेंट रहेगा हमेशा, 2 रहेगा, x चेंज हो सकता है हमारा, तो x जितना भी स्टार्ट होगा यहाँ से y में x में वाली वैल्यू ऐड होती जाएगी और y की वैल्यू बढ़ती जाएगी, मतलब x जो है y इज इक्वल टू x था, पहले एक लाइन बनी, हमने 2 ऐड कर दिया तो y की वैल्यू और बढ़ गई, यानी कि थोड़ा सा स्टीप बनेगा और ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। यानी कि ये इंटरसेप्ट बताती है कि शुरुआत में जब x की वैल्यू 0 रहेगी तो y कहाँ पे होगा, ये b बताता है हमको, ठीक है। अगर b 0 हुआ तो इसका मतलब x अगर 0 होगा तो y भी 0 होगा, तो b हमें बताता है शुरुआत में स्टार्टिंग में y कहाँ होगा, इंटरसेप्ट कहाँ होगा। लेकिन इसमें अंडर रूट m1 m2 भी है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है ये कि सपोज करिए y, सपोज नहीं, अंडर रूट m1 माइनस का अपॉन अंडर रूट m2 x प्लस b था। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप अंडर रूट m1 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑफ कोर्स इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, यानी कि y और बढ़ जाएगा, y और बढ़ जाएगा। तो जब y बढ़ जाएगा तो यानी कि ये जो लाइन है वो और ऊपर चली जाएगी, ऐसे हो जाएगी, y और बढ़ेगा तो ये और ऐसी होती जाएगी, मतलब स्टीप होती जाएगी, स्टीप होती जाएगी, स्टीप। अगर m1 की वैल्यू 1 से छोटी हुई तो ये इसी तरह ये डाउन में चला जाएगा, डाउन में मतलब ऐसे घटता जाएगा, उल्टा होता जाएगा, ऐसे घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा। तो यानी कि ये m1 क्या बताता है, स्लोप बताता है, अंडर रूट m1 स्लोप, मतलब कितना स्टीप है, कितना स्लोप है, उसका स्लोप क्या है, कितना स्टीप हो। सिमिलरली ये m2 भी यही बताता है कि कितना वो, ये अगर m2 की वैल्यू बड़ी हुई ये पूरी इक्वेशन की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी कि y की वैल्यू कम हो जाएगी तो ये डाउन, थोड़ा डाउन हो जाएगा। अगर m2 की वैल्यू छोटी हुई इस इक्वेशन की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो इसका क्या मतलब हुआ कि y बढ़ जाएगा, यानी कि ये थोड़ा और स्टीप हो जाएगा, मतलब ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे, मतलब ये स्टीपनेस बढ़ती है, इसकी स्टीपनेस बढ़ती है या फिर कम होती है, तो मतलब ये डिसाइड करता है कि कितनी बढ़ रही कितनी घट रही, स्लोप डिसाइड करता है, स्लोप तो ये डिसाइड करता है कितना स्टीप है आपका, इसको हम लोग बोल सकते हैं स्लोप। तो यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जो लाइन बनेगी उसका स्लोप क्या होगा, उसका स्लोप होगा माइनस का अंडर रूट m1 अपॉन अंडर रूट m2, ये होगा। और माइनस क्या बताता है, माइनस डायरेक्शन बताता है कि ये नीचे की ओर रहेगी, नीचे, तो नीचे माइनस होता है इसलिए इसको नीचे बोला जाएगा, तो इसका स्लोप होगा माइनस का अंडर रूट m1 m2। ये बात याद रखिएगा, बहुत आगे काम आएगी आपको, ठीक है। तो ये मतलब होता है, ये फील होता है इसका। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हमने क्या समझा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हमने समझा एक लाइन है जिसका स्लोप है अंडर रूट m1 अपॉन m2 माइनस, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। चलिए अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि उस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे, कितने कोलिजन इन दोनों के बीच में पॉसिबल है। तो हम लोगों ने क्या देखा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करना सर्कल से सीखा था, ये हम लोग ये लाइन हमेशा कांस्टेंट रहेगी, एक लाइन वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगी। तो सपोज करिए ये दोनों बॉक्स थे और ये y है और ये x, ठीक है। तो ये जो बॉक्स है ये y को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बॉक्स x को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब ये मूव कर रहा है तो इसके पास कोई वेलोसिटी, और स्टार्टिंग में ये रेस्ट पे है, स्टार्टिंग में ये रेस्ट पे है और y मतलब y 0 है और x मूव कर रहा है इधर की ओर, मतलब नेगेटिव की ओर मूव कर रहा है बहुत तेज से, मैक्सिमम स्पीड से, यानी कि ये यहाँ पे होगा, y यहाँ पे y 0 है और x की वैल्यू नेगेटिव है, ये यहाँ पे होगा, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ। और फिर जब ये दोनों कोलाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी घटेगी, यहाँ पे आ सकती है, यहाँ पे कहीं भी आ सकती है। तो सपोज करिए जब इसकी वैल्यू लड़ी थी यहाँ पे आ गई, ठीक है, इसके बाद कहाँ जाएगी, तो कोई इंसान बोलेगा यहाँ पे जाएगी, कोई बोलेगा यहाँ पे जाएगी, तो मतलब ऐसे रैंडमली कहीं पे रख दो पॉइंट, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप कोई मतलब मैं बोलूँ यहाँ पे, कोई बोले यहाँ पे, ऐसा गड़बड़ हो जाएगी। रियलिटी में क्या हो रहा है, रियलिटी में कुछ बहुत प्रॉपर होगा, पैटर्न में होगा। तो हम लोग पता कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किसी भी पॉइंट पे जा सकती है, लेकिन क्या सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही कांस्टेंट है, कुछ और चीज तो कांस्टेंट नहीं है। याद करिए मैंने आपको बताया एक और चीज कांस्टेंट, अमाउंट ऑफ मोशन, मतलब वो बताएगा कितना चेंज हुआ मोशन में, कितना अमाउंट, मतलब अमाउंट ऑफ मोशन क्या है, उससे हम लोग पता करेंगे किस पॉइंट पे जाएगा। मतलब सपोज करिए अगर हम लोगों ने बोल दिया यहाँ पे इस पॉइंट पे,
इस पॉइंट पे, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो लाइन बनेगी, मतलब ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन हमेशा कांस्टेंट रहेगी, मतलब हमेशा जो भी पॉइंट बनेगा वो इस लाइन के जैसा होना चाहिए। मतलब इस लाइन का स्लोप क्या है, अंडर रूट m1 m2, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का स्लोप था। इस लाइन का स्लोप क्या है, ये जो भी लाइन बनेगी उसका स्लोप ये होना चाहिए। जितनी जो भी दो पॉइंट बनेंगे उन दोनों पॉइंट को अगर आप ऐड करेंगे तो उसका जो स्लोप होगा वो ये होगा स्लोप, तभी कंजर्वेशन मोमेंटम वैलिड होगा। वरना अगर ये स्लोप वैलिड नहीं होगा तो कंजर्वेशन मोमेंटम की लाइन फेल हो जाएगी और फिर आंसर गलत आ जाएगा। तो जितने भी हम लोगों को कोलिजन देखने हैं और जो लाइन बनेगी वो उसका स्लोप ये होना चाहिए, दो कोलिजन के बीच में, ये पहला कोलिजन हुआ, ये दूसरा कोलिजन हुआ, ठीक है। यहाँ पे कोलिजन नहीं हुआ, कोलिजन तो यहीं पे हुआ, ये पहला कोलिजन हुआ, फिर दूसरा कोलिजन यहाँ पे समझिए यहाँ पे हुआ, हमने यहाँ पे कोई लाइन बनाई तो उस लाइन का भी स्लोप यही होना चाहिए। तो उसी पॉइंट पे जा सकती है जहां पे हम लोग दो पॉइंट के बीच में लाइन ड्रॉ करें तो उसका स्लोप ये निकले, ठीक है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। लेकिन आप लोग कुछ सोच रहे होंगे बॉल भी तो है, बॉल भी थोड़ा अच्छा बना देता हूं। आप लोग सोच रहे होंगे बॉल भी तो है, बॉल का क्या होगा, मतलब आपने ये सर्कल बनाया, समझिए पहला यहाँ से ऑब्जेक्ट मूव किया और यहाँ पे आके कोलाइड किया, और यहाँ पे जो लाइन बनी उसका स्लोप था अंडर रूट m1 अपॉन अंडर रूट m2 का माइनस था, ये स्लोप था। लेकिन जब ये दोनों लड़ेंगे फिर ये बॉल से भी तो जाके लड़ेगा, बॉल से मतलब ये ऑब्जेक्ट जाके बॉल से लड़ेगा, तो बॉल का क्या काम है, मैंने आपसे बताया था बॉल का काम है सिर्फ डायरेक्शन चेंज करना, मोमेंटम में वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो उसका अमाउंट ऑफ मोशन ही नहीं, तो अमाउंट ऑफ मोशन निकालेंगे उसका। तो जो बॉल का सिर्फ डायरेक्शन चेंज करना, मतलब इधर की ओर मूव कर रहा है तो बस उधर की ओर मूव करा देगा, तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी। मतलब समझिए यहाँ पे गया, ठीक है, अगर बॉल से इसके बाद जाएगा बॉल से लड़ेगा, बॉल क्या करेगी, बॉल सिर्फ उसका डायरेक्शन चेंज कर देगी, ये बॉल उसका डायरेक्शन चेंज कर देगी। मतलब यहाँ पे था, इसका अगर हम मिरर इमेज देंगे तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव है ये वैल्यू, यहाँ पे सेम वैल्यू, समझिए ये 5 है, यहाँ ये समझिए 5 माइनस का 5 है, यहाँ का प्लस का 5, तो सिर्फ बॉल इसको पॉजिटिव बनाएगी इस वैल्यू को और कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। तो जब ये इससे जाके टकराएगा बॉल से, फिर इधर जाएगा, तो फिर जाके ये ऑब्जेक्ट से टकराएगा, फिर वो ऑब्जेक्ट से टकरा के फिर से वो बॉल से टकराएगा, ऐसे करते जाएगा, ऐसे करते जाएगा, करते जाएगा। तो ये जितने भी ये ऐसी थोड़ी बेंडिंग लाइन है, इसका स्लोप है माइनस का अंडर रूट m1 अपॉन m2, और ये बॉल वाला को बॉल वाले तो ऐसे स्ट्रेट रहेंगे क्योंकि डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, ठीक है। जितनी भी ये वाली लाइनें हैं सब रिप्रेजेंट कर रही है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को, और ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। तो कब तक ऐसा चलता रहेगा, कब तक, अगर मैं वेलोसिटी का ग्राफ बनाऊं, मतलब मैंने बताया था y = x लाइन को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर मैं वेलोसिटी का ग्राफ बनाऊं तो अगर v1 और v2 पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का ग्राफ ये बन गया, तब ये दोनों टकराएंगे नहीं, क्योंकि पहले की भी ये है दूसरे की भी सेम है और दोनों की डायरेक्शन पॉजिटिव है, यानी कि दोनों कभी मीट ही नहीं करेंगे और हमेशा इंफिनिटी तक चलती जाएंगी। तो मतलब अगर हम लोग इस पे हम लोग वेलोसिटी वाला ग्राफ प्लॉट करते हैं, वेलोसिटी वाले ग्राफ में जो वेलोसिटी इस पे टकराएगी, मतलब ये यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, जब इस वाले ग्राफ में अगर वेलोसिटी यहाँ पे टकराई, यहाँ पे टकराई, यहाँ पे टकराई, इस लाइन पे ही टकराई, तब जाके वो लोग ऑब्जेक्ट मीट नहीं करेगा। इसको हम लोग फेज डायग्राम बोलते हैं, इस पूरे डायग्राम को फेज डायग्राम बोलते हैं। तो ये हुआ, ठीक है। तो हमने इतनी बात कर ली कि वो और से टकराएगा, थोड़ा अच्छे बना लेता हूँ और से अच्छे समझते हैं कुछ ऐसा का। ये था, ऐसे चलता है। तो देखिए ये पहला पार्ट क्या ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें पहला कोलिजन हुआ, इसमें दूसरा कोलिजन हुआ, तीसरा कोलिजन हुआ, चौथा कोलिजन हुआ, पांचवा कोलिजन, ऐसे करके चलता जाएगा। तो हम लोग को नंबर ऑफ कोलिजन बताने हैं, तो अगर हम लोग को नंबर ऑफ ये वाली लेंथ, अगर हम लोग इसको x मान लिया, अगर नंबर ऑफ x नहीं है, इसको a मान लेते हैं, अगर हमने इसको नंबर ऑफ a पता चल गया तो हम लोग पता चलेगा नंबर ऑफ कोलिजन कितना हुआ है। तो हम लोग इसको कैसे पता करेंगे, हम लोग को पता इसकी लेंथ पता कर लिए और हम लोग को टोटल सर्कल का जो डायमीटर होता है और हम लोग सर्कमफ्रेंस होता है यानी कि लेंथ ऑफ बाउंड्री यानी कि पेरीमीटर, उसको हम लोग डिग्री के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, 360 डिग्री से एक सर्कल बनता है, मतलब 2 पाई 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन मतलब 2 पाई रेडियन में 360 डिग्री होता है। ये इसको शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका समझिए ना, 2 पाई रेडियन में 360 डिग्रीज होता है, और 1 रेडियन में कितना होता है, 1 रेडियन में इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री होती है। या आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अगर करना चाहिए कर सकते हैं। तो ये 360 डिग्री में 2 पाई रेडियन होता है, ठीक है। तो यानी कि जो एक सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है, यानी कि 2 पाई रेडियन का होता है, क्योंकि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो मतलब अगर हमें
इसको अगर हम लोग एंगल के टर्म में रिप्रेजेंट कर दें और फिर टोटल एंगल मतलब समझिए ये कुछ ये थीटा है, ये थीटा है, समझिए इसको मान लीजिए थीटा, ठीक है, ये थीटा मान लीजिए इसको, ये भी कुछ और ए माना ना, तो ए को कितनी बार हम लोग ऐड करेंगे कि ये 2 पाई के बराबर हो जाए, 2 पाई रेडियन के बराबर हो जाए, तो उतनी बार जितनी बार ऐड करेंगे हम लोग, तो कितनी बार ऐड करेंगे वही होगा नंबर ऑफ कोलिजन। और समझिए हम लोगने इसको x बार ऐड किया, आंसर आया, हमने इसको 5 बार ऐड किया और 2 पाई के इक्वल आ गया, 5 कोलिजन होंगे, मतलब 5 ही बनेंगे, पूरा सर्कल बन जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ एडिशन बता देंगे हम लोग कितने कोलिजन हुआ। तो चलिए इसको निकालते हैं। एक और आसान तरीका है, समझिए ये थीटा है, ये थीटा, थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, और ये सारे थीटा सेम है, सारे थीटा बराबर है, क्योंकि ये इसका स्लोप बराबर, इसका स्लोप, इसका स्लोप, इसका स्लोप, सारी लाइन का स्लोप तो बराबर ही है, मतलब इस लाइन का इस लाइन का इस लाइन का स्लोप बराबर है, और इस लाइन का स्लोप बराबर है, तो दोनों की लाइन का स्लोप बराबर है, तो ऑफ कोर्स थीटा क्या बता, थीटा पता था स्लोप कितना है, कितना स्लोप, तो स्लोप बराबर है तो थीटा भी बराबर होगा, तो थीटा बराबर है तो ऑफ कोर्स ये भी बराबर होगा, क्योंकि आप जितना ये देखेंगे, जितना थीटा का एंगल बताता है, जिस एंगल से आपने देखा उसका सबका इसका थीटा बराबर है, सबका स्लोप बराबर है, तो ये भी बराबर होगा, क्योंकि ये देखता ही है आपने कितना उठा तो ये भी बराबर होगा, ठीक है। तो हम लोग को अगर थीटा बताना है, थीटा पता लगाना है, इसका थीटा कितना है, तो अगर हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको थोड़ा और आसान से समझते हैं। सपोज करिए अगर हमने इसको सर्कल की, तो हमने इस थीटा को सेंटर में लिया है, मतलब इसको हमने दबा के सेंटर की ओर ले आया। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सर्कल होता है, जो सर्कल होता है उस सर्कल के जो बीच वाला एंगल होता है, यानी कि ये होता है सेंटर, और ये जो सेंटर से हम लोग लाइन को ड्रॉ करते हैं, और ये समझिए सर्कल है, और हम लोग सर्कल से ऐसे लाइन ड्रॉ करते जा रहे हैं, तो ये पूरा एंगल कितना होगा 360 डिग्री, ठीक है। तो मतलब अगर हम लोग ये वाला एंगल पता चल जाए, तो हम लोग कितनी बार ऐड करेंगे 360 बन जाए, उतने नंबर ऑफ कोलिजन होंगे। मेरा कहने का मतलब क्या है कि इसको कांस्टेंट रखते हैं, इसको दबा के सेंटर में ले आते हैं, इसको दबा के हम लोग सेंटर में ले आते हैं, और फिर सेंटर से हम लोग पता लगा लेंगे कितनी बार ऐड करेंगे कि 360 डिग्री बन जाए, उतने नंबर ऑफ कोलिजन होंगे, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, हमने सिर्फ इसको दबाया, जब इसको दबाएंगे तो कितनी बार इसको ऐड करें कि इसको 360 डिग्री बन जाए, उतने नंबर ऑफ कोलिजन पॉसिबल होंगे। तो कैसे हम लोग दबा के लाएंगे, हम लोग कुछ अभी आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा कि हमें इसकी लेंथ पता करनी है, या फिर थीटा को कितनी बार ऐड कर दो, मतलब इसको कितनी बार ऐड करो कि 2 पाई के इक्वल आ जाए, या फिर ये काम करो इसको दबा के, मतलब इस एंगल को दबा के सेंटर में ले आओ, सेंटर में जो एंगल बनता है 360 डिग्री, और इस एंगल को कितनी बार ऐड करेंगे 360 डिग्री बन जाए, तो नंबर ऑफ कोलिजन पता चल जाएगा, क्योंकि सारे थीटा तो इक्वल है, जितने थीटा होंगे कितने थीटा को ऐड करें कि आंसर 2 पाई के बराबर आ जाए, उतना आंसर होगा। तो हम लोग इसको सेंटर में कैसे लाएंगे, तो हम लोग सपोज करिए, आपने एक बात नोटिस करी होगी कि जो शेप बनता सर्कल बन रहा है, शेप हम लोग यहाँ से कर रहे हैं, ये मतलब ये है ऐसे है, और फिर ये स्ट्रेट जाता है, फिर ये बेंड होता है, मतलब सर्कल फ्रेंड्स टक रहा है, 2 पॉइंट यहाँ पे और 1 पॉइंट यहाँ पे, 1 पॉइंट यहाँ पे और 2 पॉइंट यहाँ पे, आपने ये नोटिस किया होगा। तो जब आपने ये नोटिस कर ही लिया कि ये जो सर्कल है, हम लोग ये मतलब 2 पॉइंट यहाँ पे हैं, 1 पॉइंट यहाँ पे, हम लोग इसको दबा के सेंटर में लाना है, सपोज करिए हमें यहाँ पे लाना है, ये सेंटर में हम लोग को इसके लाना है, तो समझिए यहाँ पे एंगल बन रहा है एक, यहाँ पे कितना एंगल बनेगा, यहाँ पे कितना एंगल बनेगा, हम लोग को वो ढूंढना है। तो अब थोड़ा सोचिए, अगर कोई चीज सेंटर में और उसके आप पीछा ले, तो उसके उतना ही पीछे, मतलब ये इसके लेंथ की इसके हमने डबल कर दी, ये रेडियस है, यहाँ से भी एक रेडियस जाएगा, तो हमने इसका डबल इसमें ऐड कर दिया, तो डबल ऐड कर दिया, और ये डिस्टेंस कांस्टेंट है, मतलब सोचिए आप एक रस्सी को गुलेर को पकड़े और गुलेर को खींचते हैं, तो यहाँ पे एंगल कम होता होगा, कितना कम हो जाएगा, कि हमने इसको डबल किया, तो ऑफ कोर्स कुछ अंदाजा लगाइए, इसका एंगल हाफ हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जितना एंगल होगा उसका हाफ एंगल यहाँ पे होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप एक रस्सी को खींचिए और ये इसको कांस्टेंट रखिए, और रस्सी को खींचते जाइए, ये एंगल कम होता जाता है, तो यहाँ पे और आप इसको इतना ही पीछे और लगे, मतलब इस लाइन को डबल कर दिया, तो एंगल भी हाफ हो जाना चाहिए, क्योंकि एंगल ये चीज कांस्टेंट है, ऑफ कोर्स एंगल तो चेंज होगा, लेंथ भी चेंज हो रही है, ये कहने का मतलब है। और अच्छे समझते हैं इसको, ये समझिए यहाँ का एंगल थीटा है, और इसको उन्होंने दबाया, ये तो ये यहाँ पे 2 थीटा बनना चाहिए अंदाजे के मुकाबले, क्योंकि ये कांस्टेंट है,
और हमने इसकी लेंथ को हाफ कर दिया, मतलब इसकी लेंथ को हाफ कर दिया, तो इसका एंगल डबल हो जाना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज तो कांस्टेंट रखने के लिए ओवरऑल चेंज होगी। इसको प्रूव करने के ऐसा होता भी है कि नहीं, देखते हैं। सपोज करिए ये था, ऐसे था, हम लोग ये सपोज करिए ये सर्कल और सर्कल के 2 पॉइंट, एक पॉइंट ये है और ये 2 रेडियस और एक ये है, और इस एंगल को मान लीजिए x, इस एंगल को मान लीजिए x, इस एंगल को मान लीजिए y, इस एंगल को मान लीजिए y, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, ऑफ कोर्स एक ट्रायंगल का एंगल 180 डिग्री होता है, तो यानी कि ये हो गया 180 माइनस 2x, और ये हो गया 180, ये वाला एंगल 180 माइनस 2y, क्योंकि इन दोनों को मिला के टोटल में से हम लोग माइनस कर रहे हैं ये एंगल। तो ये एंगल कितना होगा, ये 360 में इन दोनों का सम करके अगर हम 360 डिग्री से माइनस कर दें तो इसका एंगल पता चल जाएगा। तो ये 3 माइनस करते हैं, 360 डिग्री माइनस माइनस कितना, माइनस है 180 माइनस 2x प्लस 180 माइनस 2y, तो ये हुआ 360 डिग्री माइनस 180 प्लस 180, 360 डिग्री होगा, बाहर माइनस तो बाहर आएगा माइनस बन जाएगा 360, और माइनस 2x माइनस 2y को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जो बाहर आएगा तो प्लस बन जाएगा, यानी कि प्लस 2x प्लस 2y, 360 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2x प्लस 2y बचेगा आखिरी में 2x, यानी कि इस एंगल को हम लोग ये माने तो a इज इक्वल टू 2x प्लस 2y, यानी कि 2 इज इक्वल टू x प्लस y, को ऐसे लिख सकते हैं। और x प्लस y ये टोटल था, ये टोटल एंगल भी मान लेते हैं, इसको हम लोग 2b, यानी ये एंगल ट्वाइस होगा, यानी जब हमने प्रेडिक्शन करी थी गुलेर को खींचे, अगर डबल डिस्टेंस में खींचेंगे तो उसका एंगल हाफ हो जाना चाहिए, ये हम लोगों ने ट्रू पाया। और इसी को हम लोग बोलते हैं इंस्क्राइब सर्कल एंगल थ्योरम, हम लोग इसको बोलते हैं। इसको मैंने आसानी से शुरू कर दिया कि y मान लीजिए, यहाँ का एंगल निकाल लीजिए, यहाँ का एंगल निकाल लीजिए, और 360 से माइनस कर दीजिए तो यहाँ का एंगल आ जाएगा। तो इससे हम लोगों ने क्या सीखा, इसका हम लोगों ने ये सीखा कि अगर सर्कल के यहाँ से कोई ऐसे लाइन है कि सर्कल के एक सर्कमफ्रेंस यानी कि एक लेंथ ऑफ बाउंड्री पे एक पॉइंट है, दूसरे बाउंड्री पे 2 पॉइंट है, अगर ऐसे शेप अगर आप सेंटर की ओर लाएंगे तो यहाँ पे एंगल समझिए थीटा है, तो यहाँ का एंगल 2 थीटा होगा, ये हम लोग ने पता किया है। तो इससे हमें क्या फायदा हुआ, इससे हमें ये फायदा हुआ कि जो हमने शेप बनाया था, मतलब ऐसा कोई शेप था, ये था ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर ऐसा, ये ऐसा, ये थीटा था, ये भी थीटा था। तो इन सारे शेप को अगर हम सेंटर में ले आएंगे, दबा 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 के इसको सेंटर में लाएंगे तो कुछ ऐसे बनेगा, इसको सेंटर में लाएंगे कुछ ऐसे बनेगा, 2 थीटा हो जाएगा, 2 थीटा, और ये लेंथ तो कांस्टेंट ही रहेगी, हमने तो बांध रखा, जितने भी थीटा है सब सेंटर में आके 2 थीटा बन जाएगा, मतलब सेंटर में आके कोई ऐसा शेप बन जाएगा, सेंटर में आके कोई ऐसा शेप बन जाएगा 2 थीटा, ऐसे 2 थीटा बनते जाएंगे। तो और एक सेंटर में कितने डिग्री होते हैं, 360 डिग्री होता है, तो यानी कि 2 थीटा को कितनी बार ऐड करें कि 360 डिग्री बन जाए, 2 थीटा को हम लोग कितनी बार ऐड करें कि आखिरी में कि जो है 360 डिग्री बन जाए, 360 डिग्री बन जाए या फिर 2 पाई रेडियन बन जाए, 2 पाई रेडियन में भी 360 डिग्री होता है। तो यही हम लोग को निकालना है कि 2 थीटा को कितनी बार हम लोग ऐड करेंगे कि 2 पाई रेडियन बन जाए। तो देखिए 2 थीटा प्लस 2 थीटा डॉट 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 इज इक्वल टू कितना 2 पाई रेडियन था, 2 पाई रेडियन था। तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो इतने सारे 2 को आप कॉमन ले लीजिए, थीटा थीटा रखिए, 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, थीटा प्लस थीटा कि पाई रेडियन बन जाए, यानी कि थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस n, यानी कि n इनटू थीटा इक्वल होना चाहिए पाई रेडियन के। मैंने यहाँ पे कौन सा साइन लगेगा, इक्वल का कि नॉट इक्वल का, मतलब कि लेस का। देखिए थीटा सारे बराबर है, थीटा कोई फ्रैक्शन में तो है नहीं, मतलब एक थीटा ये दूसरा थीटा इसका हाफ हो ऐसा तो है नहीं, सारे थीटा इक्वल है। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो होल नंबर आएंगे, यहाँ पे इवन नंबर नहीं आएंगे, मतलब यहाँ पे वो फ्रैक्शन नंबर नहीं आएंगे। तो अगर जब फ्रैक्शन नंबर नहीं आएगा होल ही नंबर आएगा तो यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं ये लगेगा, ऐसा क्यों लगेगा, अभी आपको समझ और अच्छे समझ में आ जाएगा कैसे क्यों होगा ऐसा। सपोज करिए थीटा है 0.1, थीटा है 0.1, यहाँ पे n क्या होगा, पाई की वैल्यू कितनी थी, पाई थीटा रेडियन में होगा, रेडियन कैंसिल हो जाएगा, पाई बचेगा, यहाँ पे पाई की वैल्यू होती है 3.14159 डॉट 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 होती है। तो यहाँ पे 0.1 है, तो यहाँ की n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू अगर हमने 3.1 कर दी तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा,
3.1 कर दी तो आंसर कितना आएगा, 3.1 कर दी तो आंसर और बहुत गड़बड़ हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पे 4 कर दिया तो और गड़बड़ हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे ऐसा नंबर हमें रखना है कि 3.1459 से छोटा है, क्योंकि यहाँ पर अगर हमने कोई फ्रैक्शन नंबर रखा, फ्रैक्शनल नंबर रखा तो आंसर इससे बड़ा आएगा, इससे बड़ा आएगा, और वो हम लोग को नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसीलिए हमेशा होल नंबर रखेंगे, और इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे स्मॉल का साइन लगाया, क्योंकि इक्वल का साइन लगाते यहाँ पे फ्रैक्शन नंबर रखना पड़ता। अगर फ्रैक्शन नंबर रखते हम लोग यहाँ पे, अगर हम लोग फ्रैक्शनल नंबर रखते तो ये थीटा थीटा मतलब क्या होगा, कोई ऐसा थीटा है, कोई ऐसा थीटा पैदा हो गया जो कि पुराने वाले थीटा के बराबर नहीं है। और हम लोगों ने कंडीशन की कि सारे थीटा बराबर है, मतलब सारे थीटा होल में कोई भी एक दूसरे कंपेयर फ्रैक्शन में नहीं है, तो ये हुआ बराबर है कि n होगा इंटीजर का होल नंबर होगा। ठीक, इसीलिए यहाँ पे स्मॉल का साइन लगा हुआ। अगर यहाँ पे होल नंबर रखेंगे तो कभी भी आप इसके बराबर नहीं पहुंच पाएंगे, तो इसीलिए हमने यहाँ पे स्मॉल का साइन लगा दिया है। अगर यहाँ पर होल नंबर रखेंगे, और होल नंबर ही रखना है इसमें। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, n जो n था हमारा, n जो n थीटा हमारा बन रहा था वो पाई से छोटा था, पाई से छोटा था हमारा, पाई से छोटा था जो n थीटा हमारा बन रहा था, पाई से छोटा बन रहा था। तो अब हम लोग बस n पता लगाना है। अगर n को थीटा को कितनी बार ऐड करें तो हम लोग को पाई से छोटा आंसर मिलेगा। तो हम लोग को बस यही पता लगाना है, n की वैल्यू पता लगाना है, उतने ही नंबर ऑफ कोलिजन होंगे। और थीटा क्या है, थीटा क्या है, थीटा है स्लोप बताता है, क्या एंगल बताता है, एंगल बताता है, और एंगल स्लोप, हम लोग को स्लोप पता था, उसका स्लोप क्या था, उसका स्लोप था ये इसका एंगल था, यानी कि ये यहाँ पे थीटा बन रहा था, यहाँ पे हम लोग को इसका स्लोप पता था अंडर रूट m1 अपॉन अंडर रूट m2 का माइनस था। तो अगर हम लोग को पहले ऑब्जेक्ट का मास पता है, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास पता है, और हम लोग उसका डिवाइड करें आंसर में, हम लोग को ये थीटा यानी कि उसका एंगल पता चल जाएगा। और ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, थीटा हम लोग को स्लोप बताता है, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप देखेंगे ये जो थीटा है, अगर ये हाइट बहुत स्मॉल होगी, यानी कि ये हाइट बहुत स्मॉल होगी, ये बहुत छोटा होगा, थीटा और ये दोनों अप्रोक्सीमेटली बराबर ही होंगे, क्योंकि स्लोप क्या, स्लोप बताता है y अपॉन x, स्लोप ही होता है। यानी कि अगर अंडर रूट m1 अंडर रूट m2, तो यानी कि अंडर रूट m1 को बहुत छोटा होना चाहिए, तभी वो थीटा के बराबर आ जाएगा, क्योंकि बड़ा होगा फिर आंसर डिफरेंट आ जाएगा। लेकिन अगर इसीलिए मैंने बोला है कि अंडर रूट m1 और अंडर रूट m2 जो है वो दोनों काफी छोटे होना बहुत बड़ी मसले थे, आंसर उससे क्या आ जाएगा, लेकिन थोड़ा टफ हो जाएगा। लेकिन इसलिए अगर अंडर रूट m1 छोटा है, y की वैल्यू छोटी है, तो हम लोग को थीटा पता लगाने में आसानी होगी, और थीटा और अंडर रूट जो ये आंसर आएगा टोटल उसके बराबर आंसर आ जाएगा। मतलब ये अगर अंडर रूट m1 अपॉन अंडर रूट m2 की वैल्यू बहुत जीरो की क्लोज है, बहुत जीरो की क्लोज है, तो ये थीटा के बराबर होगा, थीटा के बराबर होगा। और अगर मैं इसको थोड़ा मैथमेटिकल टर्म में बोलूं तो बोलूंगा tan थीटा, अगर थीटा जीरो के बराबर है तो tan थीटा थीटा के बराबर होगा। और फिर tan थीटा का एक्सपेंशन भी होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ेंगे, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता अभी। इसलिए मान लीजिए स्लोप, अगर स्लोप की वैल्यू बहुत कम हुई तो थीटा के बराबर होगी। ये है इसका कंक्लूजन है, स्लोप की वैल्यू अगर बहुत छोटी हुई, अगर मतलब ये ट्रायंगल बन रहा है, अगर इसके ये वाली हाइट बहुत छोटी हुई तो ये थीटा के बराबर हो जाएगी इसकी हाइट। ये अंदाजा भी अभी देखिए, एंगल छोटा, एक वक्त ऐसा आएगा कि थीटा और इधर में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा तो बराबर ही माना जाएगा, ये कहने का मेरा मतलब है। तो देखिए हम लोग ने 1 kg का मास लिया था और उधर हम लोग ने 10 kg का मास लिया था, तो उसका स्लोप क्या होगा, पहले का मास था 1 kg, दूसरे का मास था 10 kg, तो 1/10 कितना होगा 0.1। ठीक है, और तो यानी कि n या थीटा की वैल्यू क्या है 0.1, यानी कि थीटा की वैल्यू 0.1 है। तो हम लोग को थीटा को 0.1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 2 पाई के सबसे क्लोज, पाई की सबसे क्लोज आंसर आ जाए, पाई के सबसे क्लोज आंसर आ जाए, ऑफ कोर्स है 3। हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 को, तो आंसर कितना आएगा, आंसर आ जाएगा नहीं 3, अगर 31 को, अगर हम लोग ने जो है 31 को जो है 0.1 से मल्टीप्लाई किया, तभी सबसे थीटा पाई के सबसे क्लोज आंसर आएगा। तो आंसर कितना आएगा 31 इंटू 0.1 कितना होता है 0.1, ये होता है 3.1, सबसे क्लोज आंसर आया। अगर सोचिए यहाँ पे 2 रख देंगे, 32 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.21 से, तो आंसर आ जाएगा 3.2, जो कि पाई से बड़ा होता है आंसर। तो पाई से छोटा ही आंसर आना चाहिए, और पाई बराबर आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे होल नंबर है। ठीक है, तो और अगर दोनों का मास इक्वल होता, दोनों का मास समझिए इक्वल होता 1/1, यहाँ पे आंसर आता 1।
1, तो 1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे पाई के सबसे क्लोज आंसर आए तो 3 होता। यानी अगर मास 1 केजी है तो आंसर आएगा 3 कोलिजन होंगे। मास अगर एक मास 1 केजी दूसरा मास 10 केजी है तो कितने कोलिजन होंगे 3.31 कोलिजन होंगे। अगर मास 100 केजी है तो 0.01 होगा, यानी कि किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 314 से मल्टीप्लाई करना होगा तभी पाई का सबसे क्लोज आंसर आएगा। 3.14 होगा, 1000 होगा तो 3149 ऐसे चलता रहेगा। तो यानी अगर हम लोग 10 की जगह पे 100 रखेंगे तो पाई का और क्लोज आंसर आएगा, 1000 रखेंगे तो पाई का और क्लोज आंसर आएगा। तो इसका मतलब क्या है, तो यही सबसे ब्यूटी में बताने जा रहा हूँ कोलिजन की, द ब्यूटी ऑफ कोलिजन बताने जा रहा हूँ कि अगर आपका 1 केजी का मास है यहाँ पे और यहाँ पे 10 केजी का मास है तो आंसर 3 आएगा। 100 केजी का मास है तो आंसर आएगा 31। अगर 1000 केजी का मास है तो आंसर आएगा 314। अगर 1000 केजी का मास है तो जो है आंसर आएगा 3141 आंसर आएगा। मतलब पाई क्लोज आता जाएगा, मतलब जितने भी जो कोलिजन का आंसर आएगा वो पाई के अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगा। यही है इसकी ब्यूटी यही है। यहाँ पे आप कोई और भी मास रख सकते हैं, लेकिन अगर आप 10 केजी 100 केजी 1000 केजी रखेंगे तो आंसर पाई के टर्म में आ जाएगा। मतलब अगर आपको पाई की वैल्यू पता करनी है, तो अगर पाई का समझिए पहला डिजिट पता करना है तो हमें क्या करना है 1/10 की पावर 0 कर दीजिए, इसकी पावर 0 कर दीजिए, तभी हम लोग 1 आ जाएगा। और फिर 3 × 1 इज इक्वल टू पाई का नियरेस्ट वैल्यू 3 आएगी उसकी, ठीक है। तो अगर हम लोग ने यहाँ पे 0 रखा तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 1 आंसर आया। और फिर हमने 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो पाई के जो सबसे क्लोज आंसर आया वो आएगा 3, क्योंकि पाई के सबसे क्लोज आंसर है। क्योंकि यहाँ पे 3 अगर यहाँ पे डेसिमल रख नहीं सकते हैं और यहाँ पे अगर 4 रख दिए तो पाई से बड़ा आ जाएगा। अगर हमने यहाँ पे 1 रखा, यहाँ पे समझिए 1 रखा 0.1 तो आंसर कितना आएगा 3.1, 3.1 आंसर आ जाएगा। अगर हमने यहाँ पे और बढ़ा देंगे तो इसका आंसर कैसा आएगा 3.14, तो पाई का क्लोज आंसर आता जाएगा। तो इससे हम लोगों ने क्या निकाला कि जब 0 है यहाँ पे, 0 है यहाँ पे एक डिजिट पता चल रही है, जब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 डिजिट पता चल रही है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 डिजिट पता चल रही है। तो मतलब जो है यहाँ पे जितने डिजिट हैं उस जितनी डिजिट हमें पता करनी है उतनी डिजिट में से एक माइनस करके उसके 10 की पावर में रख के 1 से डिवाइड कर दें और फिर इनसे मल्टीप्लाई कर दें तो उतना आंसर आएगा। मतलब पावर कैसी होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए कि जितनी डिजिट में पाई की पता करनी है उसमें से 1 माइनस कर दो तो उतनी उसकी पावर होनी चाहिए। यही है इसका पता लगाना। अगर आप पाई आपको भूल जाए इसकी वैल्यू और आप कहीं भटक जाए और अगर सामान हो 10 100 केजी का तो आप दोनों लड़ा के पाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पाई की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, 1 से 10 की पावर कैसे होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए पाई की जितने डिजिट फाइंड करने हैं आपको उसमें से 1 माइनस करके 10 की पावर में रख दीजिए और फिर n से मल्टीप्लाई कर दीजिए कि पाई के सबसे क्लोज आंसर n होल नंबर होना चाहिए। n होल नंबर क्यों होना चाहिए, क्योंकि जितने भी थीटा हमने देखे थे कोई भी थीटा, सारे थीटा इक्वल थे, मतलब सारे थीटा एक दूसरे के होल थे। कोई भी ऐसा नहीं था थीटा है पहला थीटा दूसरा थीटा उसका हाफ है, सारे थीटा बराबर थे, इसलिए हमने इसको होल इंटीजर में लिया था, n की वैल्यू होल में थी। तो हमने आज क्या सीखा, आज हमने ये सीखा कि आइसोलेटेड सिस्टम में जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रहती है वो कंजर्व रहती है और मोमेंटम कंजर्व रहता है। और हमने उसको देखा सर्कल बनाया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करके, फिर हमने स्लोप बनाई, लाइन बनाई, मोमेंटम को उस पे रिप्रेजेंट किया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद जितने भी ये हम लोग ने उसके जो एंगल को सेंटर में लाया, सेंटर में कैसे लाया, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम यूज करके हमने आसान भाषा में उसको समझाई कि आप गुलेर को खींचेंगे तो एंगल आपका कम होता जाएगा, आप जितना पीछे जाएंगे यहाँ का एंगल कम होता जाएगा। तो उससे करके हम लोग ने उस एंगल को कितनी बार ऐड करें कि 2 पाई के क्लोज आंसर आए, तो 2 हम लोग का कैंसिल हो गया था क्योंकि 2 थीटा आया था। फिर हम लोग ने थीटा को कितनी बार ऐड करें कि पाई रेडियन के बराबर आंसर आए, तो थीटा भी रेडियन में होता तो रेडियन कैंसिल हो गया। फिर थीटा को कितनी बार ऐड करें कि पाई के बराबर आंसर आए, तो और होल नंबर में होल में ऐड करना था क्योंकि जो है थीटा ये हमेशा एक दूसरे के होल में था, थीटा सब बराबर थे, कोई भी थीटा पहला थीटा है दूसरा थीटा उस थीटा का हाफ, ऐसा तो था नहीं, तो सारे थीटा होल में थे। तो आंसर क्या आया, तो यही मैथ्स की सबसे मजेदार बात है कि अगर आपने 1 केजी का मास लिया दूसरा 10 केजी का लिया और दोनों को कोलाइड कराया आइसोलेटेड सिस्टम में और फिर वो जाके वो वॉल से लड़ा और फिर आकर ऐसे कितनी पोजीशन पॉसिबल है, ऐसे 3 पॉसिबल है। और आपने यहाँ पे 1 केजी का मास लिया, यहाँ पे 100 केजी का, फिर कोलाइड किया, कितने कोलिजन पॉसिबल है 31 कोलिजन पॉसिबल है। अगर आपने फिर से कोलाइड करवाया
तो कितने कोलिजन पॉसिबल है? मतलब अगर आपने मास बढ़ा दिया है, मतलब 1 kg 10, यहाँ पे 10 kg है तो 3 कोलिजन, 100 kg है 31 कोलिजन, 1000 कोलिजन है, 1000 kg है तो 314, मतलब देखिए 3141591 कौन सा नंबर है? ये पाई के बराबर नंबर है, मतलब जो भी कोलिजन करेंगे आपका आंसर पाई के बराबर आंसर आएगा 3। आपने कोलाइड किया 10 kg का तो आंसर 3 आया, 100 किया तो 31 आया, मतलब जितने भी जीरो आप ऐड कर रहे हैं, जितने भी जीरो आप ऐड कर रहे हैं उतने नंबर ऑफ कोलिजन, उतने नंबर ऑफ डिजिट पाई के बराबर आपको आंसर आएगा। मतलब आपने 10 रखा, मतलब सिर्फ पहले जीरो नहीं रखा, आपने सिर्फ 1 kg 1 रखा तो आंसर आया 3, आपने 10 रखा तो आंसर आया 31 आंसर आया। मतलब अगर आपको जितने भी कोलिजन रखना है, जितना भी कोलिजन आपको काउंट करना है, मतलब जितने नंबर ऑफ डिजिट ऑफ पाई काउंट करने उतने उतने उससे एक कम जीरोस रख दीजिए 1 के अलावा, मतलब नीचे 1 kg और यहाँ पे जो नंबर कितने डिजिट का होना चाहिए, जितने डिजिट आपको पाई के फाउंड करने हैं, मतलब यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 kg है तो आंसर 3 आया, 3 का पाई का पैरा डिजिट फाइंड हो गया। अगर आपको पाई के 2 डिजिट फाइंड करने हैं तो यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए 100, तो 1 आ गया। और अगर पाई के 3 डिजिट फाउंड करने हैं, यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए 100। तो ऐसे करते करते जितने डिजिट आपको पाई के फाउंड करने उतने वाला यहाँ पे मास रख दीजिए, फिर दोनों को कोलाइड करवा दीजिए, फिर वो वॉल से लड़ेगा और फिर जितनी बार कोलिजन होंगे, कब तक? जब तक इन दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाए और पॉजिटिव डायरेक्शन में कभी मीट ना करें, तब तक कितने कोलिजन होंगे? उतने ही होंगे जितना पाई के बराबर आपको आंसर आता जाएगा। तो यही है मैथ्स की ब्यूटी, कोलिजन की ब्यूटी। तो इसी पे मैं वीडियो अपनी खत्म करना चाहूंगा और इस पे आज हम लोगों ने कितनी मजेदार चीज सीखी, द ब्यूटी ऑफ द कोलिजन। थैंक यू।